तो दोस्तों स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन की क्लासेस हमारी लगातार जारी है। कम्युनिकेशन में हम शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन तरह तरह का देख चुके हैं। बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड भी देख चुके हैं। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे पैन लेन मैन। ये देखा जा चुका है अनुमति के आधार पे, मतलब एक्सेस के आधार पे कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। एक्सेस के आधार पे मतलब कि एक कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि हमने मोबाइल उठाया और मोबाइल में से हम इंटरनेट चलाने लग गए। हम इंटरनेट से जुड़ गए, हमारे पास सिर्फ रिचार्ज होना चाहिए और इंटरनेट से जुड़ गए। तो ये होता है सबके लिए सर्वसुलभ कम्युनिकेशन। कोई भी किसी से भी कोई भी किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है, वो होता है, जिसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। दूसरा होता है कि एक कंपनी एक स्पेशल क्लाउड सर्विस को यूज़ कर रही है, स्पेशल डोमेन नेम को यूज़ कर रही है, और जिसके पास उसका एक्सेस है, बस उतने ही लोग, कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही उसको यूज़ कर सकते हैं। वो कहलाता है इंट्रानेट। अगर जैसे हम और आप अमेजन से निश्चित रूप से खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी करते हैं, उस पर कौन कौन होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एक तो अमेजन के जितने भी अमेजन कंपनी को चलाने वाली टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है, फ्रंट एंड बैक एंड के कर्मचारी होते हैं, वो सब होते हैं जो कि उस कंपनी के कोर एम्प्लॉयज़ हैं। वो इंट्रानेट के पार्ट हैं। लेकिन यदि आप सेलर हैं तो आपको भी एक अलग तरह का लॉगिन दिया जाएगा, जो सेलिंग अकाउंट, आपका ऑर्डर जो प्लेस हुआ था, जो आपने सेंड किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है, वो कस्टमर को डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है, कस्टमर की क्या प्रतिक्रिया आई है, उसका क्या फीडबैक आया है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। कस्टमर को भी इसी तरह से एक आईडी पासवर्ड अलॉट होता है। आईडी पासवर्ड अपना कस्टमर बनाता है उस पे, अमेजन पे। उससे वो ये जान सकता है कि उसके ऑर्डर की स्थिति क्या है, उसकी पेमेंट की स्थिति क्या है, उसकी अगर किसी तरह की कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसका निदान किस तरह से किया जा सकता है, कंपनी के कस्टमर केयर से किस तरह से संपर्क किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए कस्टमर्स को एज वेल एज सेलर को भी एक एक्सेस देना पड़ता है। जब तक अमेजन कंपनी के कर्मचारी उसको एक्सेस कर पा रहे थे, उस डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे थे, उसकी सूचनाओं का उपयोग कर पा रहे थे, वो इंट्रानेट था। लेकिन जैसे ही कस्टमर और सेलर दोनों उस नेटवर्क में एंटर हुए, तो वो एक्स्ट्रा नेट हो गए, एक्स्ट्रा आदमी आ गए, बाहर से आदमी आ गए। एक छोटे से डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि इंट्रानेट एक ऑफिस का लेन जो नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ के पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, तो आप ही यूज़ कर सकते हैं। पड़ोस की दुकान वाला, पड़ोस का बच्चा, आपका साथी जिसके पास वो नहीं है पासवर्ड, तो वो यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसको ऑफिशियली प्रोवाइड नहीं करवा दिए जाए। ये कहलाएगा इंट्रानेट। और एक्स्ट्रा नेट किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा नेट में है, एक्स्ट्रा नेट का दायरा इससे थोड़ा बड़ा होगा। एक्स्ट्रा नेट में वो जो उसके कोर एम्प्लॉयज़ हैं वो तो शामिल होंगे ही सही, लेकिन इसके पार्टनर्स को भी एक्सेस दिया जाएगा। इसके जो साझेदार हैं उनको भी एक्सेस दिया जाएगा, जिसमें उसके कस्टमर्स भी हो सकते हैं और सप्लायर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अमेजन कंपनी का उदाहरण देके, जो सेलर होंगे वो सप्लायर होंगे, और जो हम खरीदार हैं वो कस्टमर्स होंगे। जब हम तीनों, सेलर, कस्टमर और उसके एम्प्लॉयज़, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, अमेजन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया? एक्स्ट्रा नेट बन गया। ये क्या बन गया? एक्स्ट्रा नेट बन गया। और इससे भी बाहर जो चीज़ पब्लिक यूज़ के लिए है, जिसके लिए कोई आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे गए और कुछ भी लिखना आपने शुरू कर दिया, आप सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये सामान्यतया सब जानते हैं कि ये इंटरनेट है, जो सर्वसुलभ है और सबके लिए इजीली अवेलेबल है। देख लेते हैं अब हम ऐसा वैश्विक इंटरनेट जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर और डिवाइस को जोड़ता है। कंप्यूटर और डिफरेंट तरह की जो डिवाइसेज हैं उनका ही तो नेटवर्क है क्या? इंटरनेट। और इंटरनेट क्या होता है? ये पर्सनल नेटवर्क होता है।
जो संस्था या संगठन के अंदर ही सीमित होता है। कोई भी संस्था या संगठन के अंदर ही सीमित होता है इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट पे क्या होता है? एक्स्ट्रानेट पे कुछ नहीं होता है, कुछ बाहरी जो उपयोगकर्ताएं होते हैं उनको सीमित पहुंच, आप सीमित पहुंच क्यों? आप और मैं अमेजन के यूजर्स हैं, आप और मैं अमेजन के यूजर्स हैं, लेकिन क्या आप बैकएंड पे देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं? उसका क्या बल्क अमाउंट चल रहा है, कितना वॉल्यूम उस कंपनी का है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। हम भी सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स हमारे लिए जनरेट नहीं होती क्योंकि हमको लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, सीमित पहुंच प्रदान की गई है, इसीलिए एक्स्ट्रानेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो सबसे ज़्यादा कोर ग्रुप है वो इंट्रानेट, उसको थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस दे के एक्स्ट्रानेट, और जो सर्वसुलभ है वो इंटरनेट। इसमें किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इससे जुड़ने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें विशेष जो इंटरनेट है उसमें बिना विशेष अनुमति के अंदर नहीं घुस सकते, तो विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। और इसमें कुछ परिस्थितियों में विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जब हम उस रोल में होते हैं कि कस्टमर होते हैं या सेलर होते हैं तो या साझेदार होते हैं, तो हमें आवश्यकता होती है। ये सभी के लिए खुला होता है, ये सिर्फ संगठन के सदस्यों के लिए। ये सभी के लिए खुला होता है, ये सिर्फ संगठन के सदस्यों के लिए, ये साझेदारों के लिए। ये कैसा होता है? पब्लिक होता है। पब्लिक होता है तो इसकी सिक्योरिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी? जो चीज़ पब्लिक है ऑब्वियस सी बात है कि उस पर सिक्योरिटी के कंसर्न रहेंगे और सिक्योरिटी उसकी कम रहेगी। ये ज़्यादा सुरक्षित रहता है और ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता है। इसमें थोड़ा सा और एक्सेस बढ़ जाता है, लेकिन ये फिर भी सुरक्षित रहता है इंटरनेट के मुकाबले। इस पर सूचना का विशाल भंडार रहता है, पल हर पल नई नई सूचनाएं क्रिएट की जा रही है। आप कोई फोटो खींच रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया वीडियो, एक नई इमेज, एक नई ऑडियो फाइल, एक नया गाना जो अपलोड किया जा रहा है वो एक नई इंफॉर्मेशन है। सूचनाओं का विशाल भंडार है इंटरनेट पे। इसमें बाहरी लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, और इसका जो कंपेरेटिवली जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो उनका वॉल्यूम कम होगा। ये पासवर्ड और अनुमति आधारित होता है। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि विप्रो का नेटवर्क, जो सिर्फ विप्रो कंपनी के कर्मचारी ही एक्सेस कर सकते हैं, या राज वीसी। जो गवर्नमेंट संस्थानों में आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है वो राज वीसी के थ्रू होती है। राज वीसी जिनके पास उसका एक्सेस है, सिर्फ वही लोग, मतलब सरकारी क्षेत्र के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें है कि डेल और इंटेल का आपसी संचार नेटवर्क। डेल और इंटेल एक्स्ट्रानेट की जब हम बात करते हैं, डेल और इंटेल दोनों अपने अपने इंट्रानेट हैं, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में दोनों साझेदार हैं तो अपनी साझेदारी के लिए वो दोनों एक दूसरे से अपने कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्सेस देते हैं। डेल इंटेल वालों को देती है और इंटेल डेल वालों को देता है, तो सीमित मात्रा में एक्सेस दी जाती है, पहुंच दी जाती है। उसको क्या कहते हैं अपन? एक्स्ट्रानेट। अब आसान भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे कि जो इंटरनेट है वो तो एक पब्लिक रोड है, सार्वजनिक सड़क है, उस पर कोई भी आ जा सकता है। जो इंट्रानेट है वो है आपके कंपनी का ऑफिस, जिसका लगा हुआ है मेन गेट। उस पर जब तक आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं होगा, वो चिप वाला कार्ड नहीं होगा, तब तक आप उसकी अंदर एंटर नहीं हो सकते। और उसी ऑफिस में अगर किसी वीआईपी के लिए, किसी पार्टनर के लिए, किसी आपके सप्लायर के लिए कोई विशेष इंतजाम किए जाते हैं, कि कोई अलग तरह का गेट रखा जाता है जिससे उसकी एंट्री हो सकती है, एंट्री पॉसिबल है सीमित दायरे में, सीमित क्षेत्र तक, कि आप पहले फ्लोर तक जा सकते हैं, तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रानेट। आई होप क्लियर होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन की वर्तमान तकनीक चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसे कि बात से ही, वर्ड से ही क्लियर है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड का मतलब इसकी जो कम्युनिकेशन है उन दोनों डिवाइसेस को पास पास होना जरूरी है। लगभग इसकी जो रेंज होती है, जो परास होती है, वो 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। दो उपकरण जब पास पास रखे होंगे तभी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसकी स्पीड की हम बात करें तो वो
इसकी स्पीड की मैक्सिमम लिमिट रहती है 424 kbps तक। इसमें जो कनेक्शन होता है वो तुरंत हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम देखें कि किसी भी बारकोड स्कैनर से स्कैन करते ही और प्रोडक्ट की जानकारी स्क्रीन पर सामने प्रदर्शित हो जाती है। हम मेट्रो का कार्ड टैप करते ही आगे चले जाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते ही उस संबंधित कंपनी, संबंधित जो रिसीप्ट जिसको हमको भेजना है, पैसा भेजना है, उसकी जानकारी मोबाइल पर प्रदर्शित हो जाती है। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण है नियर फील्ड कम्युनिकेशन की। ये दो डिवाइसेस के बीच में होता है और सेफ और सिक्योर माना जाता है। अब इसके हम उपयोग देख लेते हैं। पहला है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड को आप टैप एंड पे जो फैसिलिटी यूज़ करते हैं, टैप एंड पे जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है उस पर टैप एंड पे फैसिलिटी यूज़ करते हैं या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वो सब क्या है? एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मेट्रो के या बस के पास को जो स्कैन करते हैं वो भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। दो स्मार्टफोन्स आपस में जो डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, वो भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। दो उपकरण, दो डिवाइसेस नज़दीक रह के जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो सब नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। ऑफिस में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपके एंटर कर रहे हैं, किस आपके एनएफसी कार्ड से प्रवेश कर रहे हैं, या किसी भी जो अखबार में आजकल किसी भी विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उसके साथ एक क्यूआर कोड आता है। आपको अगर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आपको अगर उस कंपनी के बारे में और जानना है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही एक लिंक आता है जिस पर क्लिक करके हम सीधे उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो सब जो क्यूआर कोड को स्कैन किया है, उस क्यूआर कोड को, उस प्रोडक्ट को जानने के लिए, उस कंपनी को जानने के लिए, वो क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब इसके लाभ क्या हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन को हम इतना यूज़ क्यों कर रहे हैं? इसके लाभ हैं, सबसे पहला कि बहुत फास्ट होता है। हम भी जानते हैं कि कितना टाइम लगता है। आप एक मार्ट में गए या ग्रोसरी स्टोर पे गए और तुरंत बारकोड से स्कैन हो गया, कितना टाइम लगता है? बहुत फास्ट होता है और इजीली हो जाता है। जो हमारा हम क्यूआर कोड से आज पेमेंट कर रहे हैं वो सेफ होता है, मतलब इसमें सुरक्षा है। और एनर्जी, जो विद्युत की खपत होती है इस सारे प्रोसेस में, वो भी बहुत कम है। मतलब ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होती है। लेकिन क्या इसकी चुनौतियां भी हैं इस नियर फील्ड कम्युनिकेशन की, या सब लाभ ही हैं? इसकी जो खासियत है, दो डिवाइसेस का पास रहने पे जो कम्युनिकेशन होता है, वही इसकी चुनौती भी है। डिवाइसेस अगर ज़्यादा दूर हो जाएं, इसकी लिमिट से दूर हो जाएं, इसकी परास से दूर चले जाएं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। डिवाइसेस वो ही काम में आएगी जो कि एनएफसी इनेबल्ड हैं, जिन जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है उन वो इनेबल्ड हैं, केवल वो ही डिवाइसेस काम में ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने कोई गलत टैग को स्कैन कर लिया है, आप टैप एंड पे को यूज़ करते हैं जिसमें 2000 रुपये तक सामान्यतया किसी भी तरह के कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह के कोई पिन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके वॉलेट में रखा हुआ वो आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड किसी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा पास लाकर अगर स्कैन कर लिया जाए, तो 2000 रुपये तक आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। तो ये कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसके साथ हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारे पास RFID। RFID होता है, RFID की फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। RFID की फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ गए कि हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? इसमें यूज़ होता है रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। ये किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, जो कि क्या क्या किया जा सकता है आखिरकार? RFID टेक्निक से रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए किन्हीं भी वस्तुओं की पहचान की जा सकती है, निगरानी की जा सकती है और डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये क्या है? एक वायरलेस तकनीक, क्योंकि रेडियो वेव्स का यूज़ हो रहा है। कौन सी वेव्स का यूज़ हो रहा है? रेडियो वेव्स का यूज़ हो रहा है। जो वस्तुएं हैं उनकी पहचान करने में, निगरानी करने में और डेटा ट्रांसफ़र करने में। बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मेंस के सिलेबस में भी है।
लिखने में भी आ सकती है। इसको थोड़ा सा भी अगर आप कंसंट्रेशन से समझेंगे तो इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे, इजीली जो है समझ जाएंगे इसके कंसेप्ट को। कोई रॉकेट साइंस नहीं है आरएफआईडी कि किस तरह से जो स्टोरेज के लिए जो फूड स्टोरेज होता है, उस फूड स्टोरेज में जो कट्टे होते हैं उन पे आरएफआईडी टैग लगे होते हैं। जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, पीडीएस में कंटेनर्स का जो मूवमेंट होता है वो आरएफआईडी टैग्स के थ्रू हो रहा है। जो हम टोल टैक्स पार कर रहे हैं तो हमारा टोल जो कलेक्शन है वो आरएफआईडी टैग के थ्रू हो रहा है। आखिरकार ये हो कैसे रहा है? तो इस पूरी टेक्नोलॉजी में, इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए, इसके 3 मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आरएफआईडी टैग, दूसरा है आरएफआईडी रीडर और तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो टैग की जानकारी को रीडर से प्राप्त करके और प्रोसेस करता है। टैग की जानकारी को रीडर से प्राप्त करके प्रोसेस करता है। आरएफआईडी टैग क्या होता है? आरएफआईडी टैग एक ऐसा एनएफसी इनेबल्ड टैग होता है जिसमें एक चिप होती है और एक एंटीना होता है। चिप होती है और एंटीना होता है। चिप में किसी भी तरह की जो उस प्रोडक्ट होता है, जो भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपके उसकी क्वांटिटी संबंधित हो, उसका वॉल्यूम संबंधी हो, उसके मूवमेंट संबंधी हो, उसकी जानकारी उसमें चिप में स्टोर रहती है और एंटीना के माध्यम से वो जानकारी ट्रांसमिट की जाती है। एंटीना के माध्यम से वो जानकारी ट्रांसमिट की जाती है। किसी भी जगह पे एंटीना क्यों लगाया जाता है? या तो संकेतों को भिजवाने के लिए, या संकेतों को प्राप्त करने के लिए। या तो संकेत जाएंगे उससे या संकेत प्राप्त होंगे, यही काम करता है एंटीना। पहले टीवी पे लगा रहता था एंटीना, क्या काम करता था बताओ? पहले जो टीवी पे एंटीना लगा रहता था वो क्या काम करता था? जो टीवी में चैनल के सिग्नल आते थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो सिग्नल आते थे, उनको वो रिसीव करके और टीवी में जो हमारा उपकरण था टीवी, उसमें चैनलों को प्रदर्शन का काम करता था एंटीना। वो इसी रिसीवर था। उसी तरह से सेंडर भी हो सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो जो आरएफआईडी टैग होता है उसमें एक चिप होती है और एक एंटीना होता है। आरएफआईडी रीडर क्या होता है? रीडर वो होता है जो कि आरएफआईडी जो टैग होता है उसको रीड करता है। उसके जो एंटीना से ट्रांसमिट होता है डेटा, उससे डेटा प्राप्त करता है। रीडर क्या करेगा? रीडर एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेंड करेगा। उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेंड करेगा। उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को से टैग एक्टिवेट होता है। उस टैग एक्टिवेट होने के बाद अपनी जानकारी रीडर के पास भेजता है और रीडर उस इंफॉर्मेशन को जो भी हमारा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, उस प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर में भिजवा देता है, जिससे कि हमें वो जानकारी पता लग जाती है। और ये बहुत फास्ट होता है। ये जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, बहुत फास्ट होती है। जैसे ही आपने क्यूआर कोड पर अपना मोबाइल रखा, जैसे ही आपने बार कोड से स्कैन किया और तुरंत साइड में रखे हुए जो डिस्प्ले यूनिट होता है उस पर सारी जानकारी प्रदर्शित हो जाती है। वो जानकारी प्रदर्शित कैसे हो रही है? उसमें एक टैग है, उसके पास एक रीडर है जो टैग लगा होता है, बार कोड जिस पर लगा होता है, या क्यूआर कोड जिस पे लगा होता है, या आरएफआईडी टैग जिस पे लगा होता है, वो टैग होता है जिसमें जानकारी संग्रहित रहती है। एक रीडर होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से उससे कम्युनिकेट करता है और उसकी जानकारी को पहुंचाता है उपकरण के पास। उपकरण में डेटा प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करके तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। इसीलिए ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। आरएफआईडी टैग में क्या होता है? एक चिप और एक एंटीना। 3 मेजरली याद रखने हैं आपके इसको कंपोनेंट: टैग, रीडर और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। टैग ने क्या किया? रीडर ने क्या किया? टैग से डेटा प्राप्त किया और कंप्यूटर तक पहुंचा दिया। और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कर रहा है? जो प्राप्त हुआ है डेटा उसको स्टोर और प्रोसेस करेगा। जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको प्रोसेस भी करेगा और स्टोर भी करेगा। अब आरएफआईडी टैग के कितने टाइप्स होते हैं? आरएफआईडी टैग के कितने टाइप्स होते हैं? जो टैग होता है उसमें एक चिप है और एक एंटीना है। कुछ टैग में बैटरी भी होती है। जी हाँ, कुछ टैग में बैटरी भी होती है। जिस बैटरी क्यों लगाई जाती है? बैटरी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर एक टैग जिसमें बैटरी नहीं है तो वो रीडर से प्राप्त होने वाली एनर्जी पे ही निर्भर रहेगा, और अगर उसमें खुद में बैटरी है तो वो अपने सिग्नल ज़्यादा दूरी तक भिजवा सकेगा। तो इसी आधार पे जिसमें बैटरी नहीं है वो पैसिव होते हैं
और जिसमें बैटरी होती है वो एक्टिव होते हैं। पैसिव RFID होते हैं, पैसिव RFID जो टैग होते हैं उनमें बैटरी नहीं होती है। रीडर से जो मिलने वाली ऊर्जा है, रीडर से जो पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी जा रही है उसी से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से वो काम करते हैं। इन दोनों के बीच में एक सेमी पैसिव RFID टैग्स भी होते हैं। सेमी पैसिव कैसे? पैसिव हमको समझ आया कि बैटरी नहीं होती है, एक्टिव हमको समझ आया कि जिसमें बैटरी होती है, लेकिन सेमी पैसिव क्या होता है? सेमी पैसिव वो होता है जिसमें बैटरी तो होती है लेकिन जो बैटरी जो रीडर होता है, बैटरी तो होगी उसमें लेकिन जो रीडर से जो सिग्नल प्राप्त होता है उसी सिग्नल से वो टैग काम करता है। आप समझे? पैसिव में किसी तरह कोई बैटरी नहीं होती है, रीडर से जो सिग्नल आ रहा है उसी से रीडर जो पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है उसी से वो एक्टिवेट होगा और इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। सेमी पैसिव में बैटरी तो होगी लेकिन काम किससे करेगा? रीडर से मिलने वाले सिग्नल से ही। जब भी जरूरत होगी तब बैटरी काम में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और एक्टिव क्या कि बैटरी भी है और काम में भी आ रही है, बैटरी है भी सही और काम में भी आ रही है, तो लंबी दूरी तक ये कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन बैटरी जो होती है, बैटरी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी एक सीमित जीवन काल होता है, उसकी लाइफ लाइन कम होती है। उस वजह से क्या होता है? उस वजह से जो जिस टैग में बैटरी होती है वो बैटरी जल्दी खराब होने के बाद वो टैग काम का नहीं रह जाता, इसलिए सामान्यतया पैसिव RFID का यूज ज्यादा करते हैं। अब RFID की कार्यप्रणाली, RFID की कार्यप्रणाली हमने समझ ली कि RFID जो है रीडर होता है वो विशिष्ट आवृत्ति की रेडियो फ्रीक्वेंसी, विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को सेंड करेगा। एक रीडर, अगर कभी कभी आप टोल टैक्स पे अटक जाते हैं, आपका जो कार का रीडर है, RFID टैग है, उसको रीड नहीं कर पाता, तो आपने देखा होगा कि टोल टैक्स का जो कर्मचारी है, टोल बूथ का जो कर्मचारी है, वो आकर एक डिवाइस से आपका कार्ड को स्कैन करता है। वो क्या है? वो जो डिवाइस ला रहा है वो क्या है? RFID रीडर। वो कौन सी डिवाइस है? RFID रीडर। RFID टैग जो पैसिव टैग होता है वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऊर्जा प्राप्त करके सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद क्या करेगा? वो अपना जो डेटा है वो वापस रीडर को सेंड करेगा। उसमें जो स्टोर है, उस चिप में जो स्टोर डेटा है वो RFID रीडर को सेंड करेगा। और रीडर ये डेटा किसको भेजता है? ये भेजेगा प्रोसेसिंग सिस्टम को। प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब या तो कंप्यूटर हो सकता है या सर्वर हो सकता है। ओके, अब इसके उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं? मैंने आपको बताया कि जो फूड स्टोरेज होता है या हमारा टोल टैक्स होता है, जो हमारे पार्किंग होती है, गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं, तो आप देखिए आजकल के जो पार्किंग सिस्टम होते हैं उन पार्किंग सिस्टम्स में एक RFID टैग दे दिया जाता है। जैसे आप जाएंगे उस पार्किंग का गेट ऑटोमेटिक ओपन होगा और फिर आप अंदर जा सकते हैं। वो एक्सेस है RFID टैग के थ्रू। किसी भी तरह की इन्वेंट्री की ट्रैकिंग करनी है, निगरानी करनी है, हमारा कहीं बीच में से माल पार तो नहीं हो रहा है, इस तरह की चोरी की रोकथाम करनी है, तो फिर RFID टैग का यूज़ कीजिए आप। जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहाँ पे पशुओं का पालन किया जाता है, उनमें पशुओं के अलग अलग सेपरेट टैग अलॉट कर दिए जाते हैं, उनके सींग पे टैग बांध दिए जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? बड़े फार्म जैसे 500 बीघा, 1000 बीघा अगर इतने में वो पशु घूम रहे हैं तो जगह जगह पे RFID के टैग्स जो रीडर्स होते हैं वो लगे होते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल टैग्स को एक साथ पढ़ा जा सकता है। जो बारकोड होता है ना, बारकोड रीडर होता है, एक प्रोडक्ट एक बार में ही स्कैन होगा, उसको रखते हैं, फिर दूसरा स्कैन होता है, फिर उसको रखते हैं। लेकिन अगर हमें जैसे अगर 500 बीघा में जानवरों की गणना करनी है कि कितने जानवर हैं यहाँ पे, और उन पे RFID टैग हमने लगाए हुए हैं और मल्टीपल रीडर्स हमने लगाए हुए हैं, तो एक जो रीडर है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे मल्टीपल जानवरों की, मल्टीपल टैग्स की गणना एक साथ कर सकता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम चाहें तो एक क्लिक में ही देख सकते हैं कि पूरे इतने बड़े भूभाग में कितने जानवर हैं। तो जो पशुओं की जो पहचान और निगरानी कर सकते हैं हम RFID के थ्रू। उसी तरह से जो मरीज आते हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीज आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी भी निगरानी की जा सकती है, उनका रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकता है RFID के थ्रू।
बड़ी बड़ी यात्राएं होती है, महाकुंभ होता है, अमरनाथ यात्रा होती है। इन सब चीज़ों में लोगों की, यात्रियों की व्यवस्था बिठाने के लिए उनको आरएफआईडी टैग्स दिए गए थे। इस बार आरएफआईडी टैग अमरनाथ अमरनाथ यात्रा में आरएफआईडी टैग का बृहद स्तर पे जो है इस्तेमाल किया गया था। उन आरएफआईडी टैग्स की वजह से लोगों की निगरानी पॉसिबल हो पाई, किसी भी कोई भी इधर उधर मार्ग से ना भटके और वापस निश्चित स्थान पे अपने जो कैंप है वहीं पे आ सके। इसके लिए आरएफआईडी ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो आई होप आप इसकी उपयोगिता समझ गए होंगे और इसका जो लाभ है वो क्या क्या लाभ है। आप गाड़ी लेके जाते हैं टोल टैक्स पे, आप रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि इस टेक्नोलॉजी का क्या लाभ हो सकता है। जब हमें टेक्नोलॉजी का यूटिलिटी पता लग गया, उसका लाभ, उसका उपयोग पता लग गया, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और स्कैनर लगाए यहाँ पे, तो ज़रूरी है कि दोनों आपस में एक ही लेवल पे आएंगे। जब दोनों एक ही लेवल पे आएंगे तभी उनमें कम्युनिकेशन होगा, या किसी भी स्तर पे कम्युनिकेशन हो जाता है। किसी के ऊपर लगा होता है टैग, किसी के नीचे लगा होता है टैग, तो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, मतलब लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, जो ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग एक साथ मल्टीपल टैग्स को ये रीड कर सकता है, इसलिए ऑटोमेटिक इनको ट्रैक किया जा सकता है। ऑटोमेटिक इनको ऑटोमेटिक ट्रैकिंग हो सकती है और मल्टीपल टैग्स पढ़े जा सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? ये जो हमारी टेक्निक है आरएफआईडी, इसके नुकसान क्या हैं? पहला, जो मैंने आपको बताया कि जो बैटरी वाले टैग्स होते हैं उनकी जो लाइफ पीरियड होता है, उनका जीवन अवधि होती है वो कम होती है, इसलिए बैटरी वाले टैग जल्दी ही निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, इसलिए पैसिव वाले टैग्स को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आजकल कई लोग टोल टैक्स से बचने के लिए सुझाव देते हैं कि आप जब भी टोल टैक्स से गुजरें तो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल लगा सकते हैं या किसी भी तरह की कोई धातु उसके पीछे रख सकते हैं। उससे क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को बाधा पहुंचती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर हो नहीं पाता रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू, तो आप टोल टैक्स से बच सकते हैं। ये वास्तव में निराधार बातें नहीं है, क्योंकि धातु और तरल से व्यवधान उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टोल टैक्स दिए बिना, जब तक टोल टैक्स पे नहीं होगा तब तक वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इसकी एक ये माइनस पॉइंट है, इसकी एक लिमिटेशन है कि धातु और तरल से व्यवधान उत्पन्न होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग में। लेकिन एक कंसर्न प्राइवेसी का भी है। एक कंसर्न प्राइवेसी का क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसमें किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं है, प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है। कोई भी उस टैग को स्कैन कर सकता है और जैसे ही टैग को स्कैन किया, जैसे ही उसने उस टैग को स्कैन किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उसके पास चली जाएगी। तो अगर कोई जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आप उस टैग में स्टोर नहीं कर सकते जब तक कि उसमें कोई OTP या पासवर्ड जैसी प्रोविज़न न हो जाए। इसके अतिरिक्त ये वर्तमान में अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हो रहा है इसमें, क्योंकि महंगी तकनीक है, ये आसान नहीं है, ये महंगी तकनीक है। अब एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं RFID, बारकोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन में। RFID, बारकोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के ही ये टाइप्स मान लीजिए आप। बारकोड को हिंदी में रेखांक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखांक कोड कहते हैं बारकोड को, क्योंकि एक रेखा में लीनियरली अरेंज होता है वो कोड, इसलिए रेखांक कोड कहते हैं उसको। जो RFID है वो रेडियो वेव्स पे आधारित है और ये विजुअल या स्कैनिंग आधारित है। विजुअल स्कैनिंग पे आधारित है, वो रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसमें किसी में भी जो है संपर्क होगा कि नहीं होगा, सबके सब बिना संपर्क के होते हैं। अगर हम बारकोड की बात करें तो लाइन ऑफ साइट रिक्वायरमेंट है, लेकिन RFID में लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बारकोड में कैसे रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ रख के और रीडर को यहाँ रख के प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर सकते जब तक लाइन ऑफ साइट में नहीं आ जाए, जब तक एक ही दिशा में नहीं आ जाए। लेकिन जब रीडर यहाँ होता है और कार यहाँ होती है, तब भी जो टैग होता है हमारा RFID वो वर्क करता है।
लाइन ऑफ साइट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर। रीडिंग की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो देखें आप तो ये 100 मीटर तक, ये 100 मीटर तक स्कैन कर सकता है। इसकी जो 10 से 20 सेंटीमीटर तक की इसकी रेंज है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है लगभग 4 सेंटीमीटर तक, 4 से 10 सेंटीमीटर तक भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। 4 से 10 सेंटीमीटर तक भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। डाटा स्टोरेज अगर हम देखें तो सबसे अधिक किसमें होता है? RFID की टैग में, क्योंकि इसमें और चिप होती है, पूरी की पूरी इसमें चिप होती है, इस वजह से इसमें डेटा स्टोरेज ज़्यादा होता है। टैग होता है, इसमें डेटा स्टोरेज होता है। इसमें सिर्फ कोड नंबर होते हैं, उसी के आधार पे ही एक कोड होता है, उस कोड पे एक जानकारी रहती है। बार कोड और RFID में क्या होता है कि RFID का जो टैग होता है उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, लेकिन बार कोड में सिर्फ एक उस इंफॉर्मेशन का कोड होता है। जैसे ही वो कोड स्कैन होता है तो उसी जो हमारा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसी सिस्टम में से उसके स्टोरेज में ही जो छुपा हुआ उसकी जानकारी है, उस कोड के थ्रू उस जानकारी प्रदर्शित होती है। मतलब आप समझ लीजिए बारकोड सिर्फ चाबी है और उस चाबी से हम उस डेटा को प्रदर्शित कर पाते हैं। यहाँ पे दो तरफा संचार होता है और इसका डेटा स्टोरेज कैसा होता है? कम होता है। रीडिंग स्पीड सब में ही ऑलमोस्ट तेज होती है। संचार की दिशा देख लीजिए आप, यहाँ पे एक तरफा होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन में दो तरफा होता है, जहाँ पे दोनों डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। एक रिक्वेस्ट करती है वो फुलफिल करती है, एक रिक्वेस्ट करती है फुलफिल करती है, दूसरी भी रिक्वेस्ट करती है वो फुलफिल कर सकती है। यहाँ पे रीडर ही के पास ही जा रही है, एक सिर्फ देने का काम कर रही है, एक सिर्फ देने का काम कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन रीडर से ले नहीं सकती। इसलिए संचार जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है। हमेशा रीडर के पास इंफॉर्मेशन आएगी, हमेशा रीडर के पास इंफॉर्मेशन आएगी, रीडर बनाई रीड करने के लिए। तो वन वे कम्युनिकेशन हमेशा जो बार कोड है उसके रीडर के पास ही इंफॉर्मेशन आएगी, वन वे कम्युनिकेशन। तो मोबाइल को पास रख दिया तो वो किसी भी तरह से संचार कर सकते हैं। तो ये हो गया नियर फील्ड कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। सुरक्षा इसमें मीडियम होती है, बार कोड में किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी स्कैन कर सकता है। उससे ज़्यादा सुरक्षा आपके RFID में और सबसे हाई सुरक्षा NFC में है। उपयोग क्या क्या है जो हमने RFID में पढ़ा? जैसे इन्वेंट्री मॉनिटरिंग के लिए, टोल टैक्स के लिए, टोल टैक्स कलेक्शन के लिए और ट्रैकिंग के लिए। मेट्रो कार्ड में भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसके अलावा प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए, लेबलिंग के लिए, जो हम प्रोडक्ट स्कैन करते हैं और लेबलिंग के थ्रू तो इसको स्कैन करते हैं, ये सब किसमें? बार कोड में पॉसिबल। किस में पॉसिबल है ये? बार कोड में। यहाँ पे होते हैं हमारे पास स्मार्ट कार्ड और दो मोबाइल के बीच में जिससे फाइल शेयरिंग हो रही है, मोबाइल का पेमेंट हो रहा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये इस छोटी छोटी टर्म्स होती है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, विशेष तौर से जो रिटर्न एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है। क्या क्या आता है आपके दिमाग में स्मार्ट कार्ड नाम का सुन के? स्मार्ट कार्ड जनरली जो हमारा जैसे डेबिट कार्ड होता है, ATM कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, जिनमें सब में आजकल वर्तमान में चिप लगी हुई होती है। कोई मेट्रो का कार्ड होता है या किसी भी तरह का, अगर कोई एडवांस जो भी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, गेम जोन में जाते हैं वहाँ पे भी एक स्मार्ट कार्ड होता है। गेम जोन में जाते हैं, आपने 500 रुपये का रिचार्ज किया, जिस भी मशीन पे जाएंगे वहाँ टैप किया और वो मशीन आपके लिए एक बार का गेम ओपन हो जाता है, आपका टैप करते ही और ओपन हो जाता है। वो क्या है? स्मार्ट कार्ड है। मतलब एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड जिसमें क्या लगी होती है? इलेक्ट्रॉनिक चिप। इलेक्ट्रॉनिक चिप, वो चिप क्या काम करती है? वो उसमें जो संबंधित डेटा है उसको सुरक्षित रूप से संग्रहित करेगी, प्रोसेस करेगी और ट्रांसफ़र करेगी। डेटा को स्टोर करने की, प्रोसेस करने की और डेटा को ट्रांसफ़र, कम्युनिकेट करने की जो कैपेबिलिटी रखती है, वो चिप एक प्लास्टिक के कार्ड में लगी होती है। और इस सारी व्यवस्था को, इस सारे जो चिप लगा हुआ प्लास्टिक का कार्ड है, इसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्मार्ट कार्ड कहते हैं।
क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो बस पास, हेल्थ कार्ड भी हो सकता है। और मैंने आपको गेम जोन का उदाहरण दिया, जैसे गेम जोन में गए आप, मशीन पे टैप किया, 500 रुपये आपने दिए उसको काउंटर पे, और उसने कार्ड दिया थोड़ी देर के लिए आपको, आपने मशीन पे टैप किया और आपने गेम खेल लिया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड, ए प्लास्टिक कार्ड विद चिप। अब हम बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन की। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है आखिरकार? मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आप और हम मोबाइल से बातें कर रहे हैं, वो किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया है, वो है मोबाइल कम्युनिकेशन। उसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। एक यूज़र यहाँ पर है और एक यूज़र यहाँ पर है जो कार में चल रहा है, दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। तो एक पेजिंग रिक्वेस्ट जनरेट होगी, मतलब एक कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होगी। जो पहले वॉइस चैनल्स थे, वॉइस चैनल्स कब थे? जो लैंडलाइन के ज़माने में, लैंडलाइन के ज़माने में जो वॉइस चैनल्स थे, उसमें क्या होता था, उसमें एक ऑपरेटर हुआ करता था, वो आपको कनेक्ट करता था। लेकिन आज सिस्टम चेंज हो चुका है। आज जगह जगह टावर्स लगे हुए हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ब्रॉड बैंड का हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं, हमारा बैंडविड्थ बढ़ गया है, ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऑप्टिकल फाइबर्स जिसपे कि लगभग 20,000 टेलीफोन लाइनों का एक साथ मैनेज किया जा सकता है। इतने चैनल्स को एक साथ मैनेज किया जाता है, ऐसे भी ऑप्टिकल फाइबर्स आ चुके हैं। तो किस तरह से होता है ये देखिए आप, ये एक यूजर जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये किसके संपर्क में होता है? ये संपर्क में होता है, ये संपर्क करना चाहता है इस वाले यूजर से। यहाँ पे बहुत सारे टावर लग रहे हैं। जब ये कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है आपसे कॉल करने की, तो वो टावर पे जाती है। और टावर को क्या कहते हैं हम? टावर को कहते हैं बीटीएस। बीटीएस का मतलब होता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। जो रिक्वेस्ट ये जनरेट करेगा वो टावर पे जाएगी, वो कहलाती है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। एक टावर से दूसरे टावर की तरफ, एक एरिया से, एरिया एक्स से एरिया वाई का टावर कनेक्ट होगा और ये ऐसे ट्रेवल करेगी। ओके, बीटीएस किससे कनेक्ट होगा? बीटीएस कनेक्ट होगा मेनली, बीटीएस को अल्टीमेटली एमएससी से कनेक्ट होना है, मेन स्विचिंग सेंटर से, मेन स्विचिंग सेंटर से। और मेन स्विचिंग सेंटर्स के कनेक्ट होता है कई बीएससी से, बेस स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट होता है, वो बीएससी से कनेक्ट होता है। तो बीटीएस से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आएगी वो बीएससी पे कलेक्ट होगी। बहुत सारे टावर्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बीएससी पे कलेक्ट होगी, और बीएससी पे कलेक्ट होके कहाँ जाएगी? एमएससी पे। एमएससी क्या होता है? मेन स्विचिंग सेंटर, मुख्य स्विचिंग सेंटर होता है एमएससी। वो जुड़ा रहता है कई तरह के डेटा नेटवर्क से, वो डेटा नेटवर्क का एक तरह से हेड होता है। वो बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट को कहाँ पे जाना है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक पता लेके चल रही है कि मुझे उस पते पे बात करना है। इस पते पे बात करने के लिए इस बीटीएस पे जाना पड़ेगा, इस टावर पे जाना पड़ेगा। इस टावर पे भेजने के लिए कौन डिसाइड करेगा उसको? वहाँ भेजने के लिए कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा एमएससी, मेन स्विचिंग सेंटर। मेन स्विचिंग सेंटर किससे जुड़ा रहता है? बीएससी, बीएससी से। और बीएससी से क्या जुड़े रहते हैं? टावर, जिनको कहते हैं हम बीटीएस, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके, तो एमएससी डिसाइड करेगा कि किस बीटीएस पे जाना है, और बीटीएस से वापस से रिक्वेस्ट कंप्लीट करती जाती है और कॉल कनेक्ट हो जाती है। जब हम एक नंबर डायल करते हैं और वेट करते हैं कि सामने वाला फ़ोन उठा ले, और रिंग जाने से पहले क्या प्रक्रिया संपन्न होती है? तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है। रिंग जाने से पहले की जो प्रक्रिया है वो ये है, एक यूजर ने दूसरे यूजर को कनेक्ट करने के लिए, जो एक यूजर ने दूसरे यूजर को कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की नेटवर्क पर, बीटीएस पे, बीटीएस पे जाएगा बीएससी पे, बीएससी से जाएगा एमएससी पे।
इस पूरे नेटवर्क का हेड कौन? MSC, मेन स्विचिंग सेंटर। वो किस BTS पे भी बना है ये डिसाइड करेगा और BTS से जाएगा सामने वाले पे जहाँ पे कनेक्ट होना है, जो कि टारगेट है हमारा। देख लीजिए आप इसे। इस संचार तंत्र में प्रत्येक जो मोबाइल उपभोक्ता होता है एक टावर से जुड़ा होता है। प्रत्येक मोबाइल उपभोक्ता एक टावर से जुड़ा होता है। टावर क्या होता है? BTS टावर। उस टावर को क्या कहते हैं? BTS, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। आपको टेक्निकल टर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में। BTS, इनमें से BTS का संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए कि वायरलेस कम्युनिकेशन से है, या BTS का फुल फॉर्म क्या है? BTS का फुल फॉर्म है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके। और टावर के द्वारा जो कवर किया गया क्षेत्र है, एक टावर, ये जो हमारा टावर है, ये जो हमारा टावर है, ये कितना एरिया को कवर कर रहा है, ये क्या कहलाएगा इसका? ये कहलाएगा इसका सेल। एक टावर का कितने एरिया को कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेल। ओके। और ये जो सेल होता है इसको कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? वो हेक्सागन में रिप्रेजेंट करते हैं। षटकोणीय प्रेजेंटेशन होता है इसका। आप देख रहे हैं ये जो टावर है ये BTS के रूप में हमने लिखा हुआ है, उसका जो प्रेजेंटेशन किया हुआ है ये प्रेजेंटेशन हेक्सागन में किया है। ये इसका सेल है। ये क्या चीज़ है? इसका सेल, जिसका प्रेजेंटेशन हेक्सागन या षटकोण में करते हैं। ओके। BTS किससे जुड़े होते हैं? MSC से। MSC से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? PSC के थ्रू। MSC से किससे जुड़े होते हैं? PSC के थ्रू। जो मोबाइल संचार का किस तरह का भाग होता है? केंद्रीय भाग होता है। मोबाइल संचार का केंद्रीय भाग होता है और सभी सूचनाओं को संग्रहित रखता है। इसलिए तो वो ही डिसाइड करता है कि जिस टारगेट के लिए जिस भी व्यक्ति से बात की जानी है, करवाई जानी है, उसका पता क्या है, उसको किस BTS पे ट्रांसफर करना है, ये कौन बताएगा? MSC। जब भी कॉल लगाई जाती है तब एक क्या रिक्वेस्ट होती है? पेजिंग रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जो विभिन्न टावर का मतलब BTS से होती हुई MSC तक पहुंचती है। जिस व्यक्ति को कॉल लगाया जाता है उसकी स्थिति का पता लगाकर कॉल जोड़ दी जाती है। उसकी स्थिति का पता लगाने का काम किसका है? बोलो। MSC का। उसके स्थिति का पता लगाने का काम है MSC का। टावर को क्या कहते हैं? BTS। टावर क्या कहते हैं? BTS, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। अब जो सूचना जो आदान प्रदान हो रही है, एक कॉल जब कनेक्ट हो रही है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज में लेते हैं? दो तरह की टेक्निक्स हम सामान्यतः इसके लिए काम में लेते हैं। एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जा चुका है ऑलरेडी, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप ध्यान से सुनिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार में समझ लेंगे आप। सर्किट स्विचिंग क्या होता है कि आप एक डेडिकेटेड सर्किट किसी को दे दीजिए। डेडिकेटेड का मतलब होता है उसका यूज सिर्फ वो ही करेगा। जैसे मैंने बताया कि पुराने ज़माने में जो लैंडलाइन हुआ करते थे, उसमें अगर एक आदमी किसी से बात कर रहा है तो दूसरे आदमी को एंगेज या व्यस्त वाली टोन सुनाई देती थी। जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक उससे बात नहीं की जा सकती। यह होता है सर्किट स्विचिंग, मतलब उसके लिए डेडिकेटेड लाइन है। आज भी ऐसा ही होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके से क्या संपर्क साध सकता है? उस नंबर पे तो नहीं साध सकता। वो हो सकता है व्हाट्सएप कॉल कर दे, हो सकता है टेलीग्राम पे कॉल कर दे, हो सकता है वो फेस टाइम पे कॉल कर दे, लेकिन उस नंबर पे तो जो है वॉइस कॉल पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम उसको डेडिकेटेडली काम करने की जगह अगर हमारे पास हम मल्टीपल लेन बना दें, एक सिंगल लेन का है रोड है और एक मल्टीपल लेन का हाईवे है, तो किसमें इजीली डेटा ट्रेवल कर पाएगा, या किसमें आप ट्रेवल आसानी से कर पाएंगे? सीधी सी बात है कि जब मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो काम तेजी से संपन्न किया जा सकता है।
ट्रैफिक जब भी आएगा, एक रास्ते में अगर ट्रैफिक दूसरे रास्ते का यूज़ करेंगे, दूसरे में ट्रैफिक है तीसरे रास्ते का यूज़ करेंगे, तो वो हमारा जो डेटा है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लेंगे। सेंडर के एंड पे ही हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लेंगे, और पैकेट में तोड़ने के बाद उसको पैकेट्स में रिसीवर के एंड पे उसको फिर क्या कर लेंगे, वहाँ जोड़ लेंगे। ये क्या कहलाएगा, अलग अलग रूट से हमने पैकेट्स को भिजवा दिया, ये कहलाएगा पैकेट स्विचिंग, क्योंकि डेटा को पैकेट के रूप में तोड़कर भिजवाया गया है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मोबाइल का कम्युनिकेशन हो रहा है, दो टेक्निक से होता है। कौन कौन सी टेक्निक है? फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, सेकंड वन इज पैकेट स्विचिंग। सर्किट जो स्विचिंग होती है उसमें एक डेडिकेटेड पाथ होता है, एक डेडिकेटेड सर्किट होता है, निश्चित पथ होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग। और जो पैकेट स्विचिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो सूचना होती है, हमारा डेटा होता है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर जितने भी उपलब्ध मार्ग होते हैं, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, उनका सबका यूज किया जाता है। ओके, अब कौन सी टेक्निक कहाँ काम में ली जाती है और क्यों काम में ली जाती है, कहाँ काम में ली जाती है और क्यों काम में ली जाती है? देखिए, जब भी वॉइस कॉल करते हैं हम, वॉइस कॉल, नॉर्मल वॉइस कॉल, तो कौन सी सर्किट स्विचिंग काम में आती है। लेकिन आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोगों से बात हो रही है, आप देखिए ग्रुप कॉल हो रहा है व्हाट्सएप पे, ग्रुप कॉलिंग हो रही है व्हाट्सएप पे। पहले स्काइप पे ग्रुप कॉलिंग हुआ करती थी, मतलब एक ही चैनल से कितने सारे लोग कनेक्टेड हैं, वो पैकेट स्विचिंग है। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप कॉल कर रहे हैं वो पैकेट स्विचिंग है, फ़ोन पे जो हम अपनी सिम के थ्रू बात कर पा रहे हैं वो सर्किट स्विचिंग है। अब डेडिकेटेडली अगर आपने किसी को सर्किट दे दिया, अगर वो खाली भी पड़ा है तो उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके घर में टेलीफोन लाइन आ रही है, किसी और को ज़्यादा टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता है, लेकिन आपके घर की टेलीफोन लाइन का यूज़ वो नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर व्हाट्सएप पे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके सर्वर पे कोई ट्रैफिक नहीं है। आप जिन संसाधनों का उपयोग करते, उन संसाधनों का उपयोग दूसरा कर रहा है, उन संसाधनों का उपयोग दूसरा कर रहा है। जब उसकी क्षमता से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो हम सुनते हैं कि वो एप्लीकेशन डाउन हो गई है, वो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग धीमी हो गई है। लेकिन सामान्यतया पैकेट स्विचिंग की वजह से ही मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली अपनी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाते हैं और वीडियो कॉल कर पाते हैं। वहीं सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते हुए वॉइस कॉल एक बार में एक ही आदमी से कनेक्ट करवा पाता है। ओके, हालांकि अब थोड़ा इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो सर्किट स्विचिंग का एडवांस रूप है, वो पैकेट स्विचिंग का ही एक तरह का यूज़ है। लेकिन लैंडलाइन में जो वॉइस कॉलिंग होती है लैंडलाइन में, वो भी सर्किट स्विचिंग पे ही होती है, उसमें मल्टीपल नंबर्स पे बात नहीं हो सकती। इसमें निश्चित पथ होता है जो कि एक समर्पित सर्किट होता है, डेडिकेटेड होता है, जबकि इसमें छोटे छोटे पैकेट में तोड़ के और सभी अवेलेबल ऑप्शंस का हम यूज़ करते हैं। आपकी लाइन खाली है तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे पहले जो पैकेट्स हैं वो अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे ए को सी से कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए डेडिकेटेड पाथ का यूज़ करेगा। इसका जो पैकेट्स हैं, ये जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो इस रूट से नहीं हो सकती, वो इस रूट से नहीं हो सकती। मतलब ये रूट खाली पड़ा है, लेकिन इनका उपयोग वो नहीं कर सकता क्योंकि ये सर्किट स्विचिंग है, इसके लिए यही डेडिकेटेड लाइन है। वहीं पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन आई, आपको तुरंत ये पैकेट्स में इन्फॉर्मेशन बटी, एक इस रास्ते से, एक इस रास्ते से, एक इस रास्ते से, और सारी यहाँ इन्फॉर्मेशन पैकेट्स यहाँ जुड़ के और सामने वाली डिवाइस से आप कम्युनिकेशन हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे फास्ट हो रहा है कम्युनिकेशन। यहाँ पे फास्ट अगर देखेंगे आप, तेज कम्युनिकेशन इसमें होगा क्योंकि आपके लिए सेपरेटली डेडिकेटेडली एक लाइन, एक सर्किट दिया हुआ है। वहाँ पे आप अपनी सूचनाओं को तोड़ के अलग अलग मार्गों से भिजवा पा रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा कम फास्ट होता है। लेकिन अगर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम देखें,
तो वो हो रहा है पैकेट स्विचिंग में, नॉट इन द सर्किट स्विच। सर्किट जो स्विचिंग है उसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो निश्चित रूप से पैकेट स्विचिंग की तुलना में तेज है। ट्रांसमिशन में कम देरी होती है, ट्रांसमिशन में देरी ज़्यादा हो सकती है। ट्रांसमिशन में देरी ज़्यादा हो सकती है। मैंने बताया आपको तेज कौन सा है, सर्किट स्विचिंग। इसका उपयोग होता है वॉइस कॉलिंग में और इसका डेटा कम्युनिकेशन में, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीफोन कॉल। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं हम एक बार वापस से। आज हमने पढ़ा था अनुमति के आधार पे, एक्सेस के आधार पे संचार तंत्र क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। जो इंटरनेट होता है वो एक छोटा सिस्टम होता है जिसमें कि उसके एम्प्लॉइज़ को ही एक्सेस मिला होता है। एक्स्ट्रानेट जो होता है उसमें उसके साझेदारों को, उसके कस्टमर्स को, उसके सेलर्स को, ये सब लोगों को सीमित मात्रा में एक्सेस दिया जाता है। और इंटरनेट जो होता है वो सबके लिए खुला होता है। ओके, इसके बाद ये अगर कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना हो इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट को, तो ये डायग्राम बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं इसका। नियर फील्ड कम्युनिकेशन देखा था जिसकी हमने विशेषताएं देखी थी, इसके उपयोग देखे थे, मेट्रो कार्ड देखा था, नियर फील्ड कम्युनिकेशन बारकोड रीडर देखा था, आरएफआईडी देखा था, ऑफिस में कार्ड से प्रवेश देखा था। ये सब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसके लाभ और चुनौतियां देखी, आरएफआईडी फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में देखा, वस्तुओं की पहचान, निगरानी और डेटा ट्रांसफर के लिए सामान्यतः काम में आता है। टैग्स कितने प्रकार, 3 मुख्य घटक, एक टैग होता है, एक रीडर होता है और एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। जो टैग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है और एक दोनों के बीच का होता है जो सेमी पैसिव होता है। जो सेमी पैसिव होता है और एक्टिव होता है उन दोनों में बैटरी होती है। ओके, उन दोनों में क्या होती है कि उन दोनों में बैटरी होती है। इसका उपयोग हमने देख लिया, इसके जो नुकसान थे वो भी हमने देख लिए। आरएफआईडी, बारकोड, एनएफसी के बारे में भी हमने देख लिया। स्मार्ट कार्ड की परिभाषा, एक प्लास्टिक कार्ड के अंदर क्या होता है, एक प्लास्टिक कार्ड के अंदर चिप होती है। इसका उपयोग और मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, बीटीएस, एमएससी, बीएससी, ये भी हम देख चुके हैं। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग जो सबसे महत्वपूर्ण था, लास्ट वाला कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।